देखो, तो अभी तक हम लोग फोटोसिंथेसिस में ये पढ़े कि एटीपी कैसे बनेगा। ठीक है ना, एटीपी कैसे बनेगा। यानी कि देखो, दो पार्ट था, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वो पार्ट है, जैसे कि कोई भी चीज तुम बनाना स्टार्ट करते हो तो पहले चूल्हा जलाते हो, ठीक है ना, और फिर उसमें बर्तन वगैरह चढ़ाने के बाद उसमें सब्जी वगैरह डाल देते हैं, फिर पकने लगता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं वो चूल्हा जलाने का प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो चूल्हा जलने के बाद क्या होगा वो अब पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जो भी चाहिए था चूल्हा जलाने के लिए वो सब एक साथ एक जगह जमा कर दिए। लकड़ी वगैरह जो भी माचिस वगैरह था सब लाके रख दिए। अब बस जलाना स्टार्ट करना। ठीक है, यस सर। तो उसी जलाने के प्रोसेस को केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करता है कि कैसे एटीपी बनेगा। अब तुम्हें बहुत लोग को देखोगे कि मान लो कोई हमेशा शहर में रही है, कभी किचन में नहीं गई है, ठीक है ना, और उसको अचानक से एकदम गांव में शादी कर दिया गया। ठीक है, अब उसको चूल्हा जलाने ही नहीं आएगा, उसको लकड़ी वगैरह सब ला के दे देंगे, लेकिन जलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जैसे कि तुम्हारे पास भी फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, लाइट रिएक्शन कराने के लिए सब कुछ ला कर दे देगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस तुमसे होगा नहीं। ठीक है ना, तो ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस वो तरीका है जो बताता है कि किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है ना, एटीपी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज बनना जरूरी है। एक तो देखें कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा, वो तो होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली एटीपी बनकर निकलेगा कैसे। एटीपी थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में बनने के बाद निकलेगा कैसे। ठीक है ना, क्या क्या चीज चाहिए वो सब बताता है कौन, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम लोग ये बताता है कि इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी सिंथेसिस होगा, सबसे पहले ये बात बताता है। ठीक है, उसके बाद केमियोस्मोसिस होता है। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बताता है कि केमियोस्मोसिस होता है एटीपी बनने के लिए। अब केमियोस्मोसिस क्या है, तो मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो, कोई भी मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो भी है, बायोलॉजी में पाया जाने वाला, कोई भी जीव में पाया जाने वाला मेम्ब्रेन कैसा मेम्ब्रेन होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मतलब उससे आधा चीज जाएगा और आधा चीज नहीं जाएगा, मतलब आधा चीज को जाने देगा, कुछ चीजों को जाने देगा, कुछ चीजों को नहीं जाने देगा। या फिर सिलेक्टिव परमिएबल भी बोलते हैं, मतलब सिलेक्ट करके जाने देगा, सभी चीजों को नहीं जाने देगा अपने आप। तो मान लो इसके अंदर बहुत सारा चीज है, लेकिन इसके अंदर जा कौन रहा है, सिर्फ ये सब जा रहा है, ये सब नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिलेक्टिव परमिएबल। तो जब आयंस पास करता है इस तरह के मेम्ब्रेन से, जब आयंस पास करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो उसे बोलते हैं केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस मतलब ऑस्मोसिस बोलते हैं जब वाटर पास करता है, मतलब इधर वाटर ज्यादा है और मेम्ब्रेन के इधर वाटर कम है, तो ज्यादा से कम की ओर पास होने लगेगा। ठीक है, वैसे ही केमिकल, अगर कोई इधर ज्यादा है, कोई आयंस इधर ज्यादा है और इधर आयंस वो कम है, तो ज्यादा से कम की ओर पास होने लगेगा। ठीक है ना,
तो वाटर के लिए बस ऑस्मोसिस बोलते थे, और यहाँ पर केमिकल पास होगा इसलिए बोलेंगे क्या? केमिओस्मोसिस। केमिओस्मोसिस। तो केमिओस्मोसिस होने के लिए क्या होना जरूरी है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये होगा कहां पे? थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड होता है क्लोरोप्लास्ट, वहां पर भी मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है। अब मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है तो किस तरह का मेम्ब्रेन होगा? वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही होगा। सेमी परमिएबल। तो वहां से कोई आयन अगर इधर से इधर पास हो रहा है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, तो उस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे? केमिओस्मोसिस। तो प्लांट में केमिओस्मोसिस कहां हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि दोनों जगह एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो खैर एटीपी बनता ही है, और क्लोरोप्लास्ट में लाइट की मदद से एटीपी बनता है। क्लोरोप्लास्ट में लाइट की मदद से एटीपी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो मेन एटीपी प्रोडक्शन का हाउस है ही। ठीक है। केमिओस्मोसिस नीड, अब केमिओस्मोसिस को होने के लिए, इस प्रोसेस को होने के लिए, इस केमिकल्स को पास करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? ठीक है। तो केमिओस्मोसिस नीड्स ए मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, जिससे पास होगा केमिकल। दूसरी बात, प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब प्रोटॉन किसको बोलते हैं? H+। H+ को यहां पर क्या बोलेंगे? प्रोटॉन बचा बीच में, तो इसीलिए H+ को प्रोटॉन बोलते हैं। H+ को तो प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट मतलब प्रेस, एक तरह का डिफरेंस, ठीक है ना, एक तरह का डिफरेंस। मतलब ये मान लो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है और एक तरफ H+, एक तरफ H+, इधर H+ ज्यादा है और इधर H+ कम होगा। तो इधर प्रोटॉन ज्यादा है, इधर प्रोटॉन कम है, तो इसको बोलेंगे कि आप प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। अगर किसी तरह का डिफरेंस दिख रहा है प्रोटॉन में, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोटॉन ग्रेडियंट। इधर हाई प्रोटॉन है, कंसंट्रेशन प्रोटॉन का ज्यादा है, इधर प्रोटॉन का कंसंट्रेशन कम है। तो जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर किस चीज का ग्रेडियंट बना है? प्रोटॉन का ग्रेडियंट, क्योंकि अंदर में प्रोटॉन ज्यादा होना चाहिए और बाहर में कम। भाई ये प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां पर बना है? अक्रॉस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलाकॉइड का जो मेम्ब्रेन था उसी के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। और क्या चाहिए? एटीपी सिंथेज चाहिए, एक एंजाइम चाहिए जो एटीपी को बनाएगा, एक एंजाइम चाहिए जो एटीपी को बनाएगा। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या बताता है कि एटीपी के प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली बात एक मेम्ब्रेन होना चाहिए, और वो कैसा मेम्ब्रेन होना चाहिए? सेमी परमिएबल, जो कुछ चीजों को पास करे, मतलब सिलेक्टिव चीजों को पास करे। मेम्ब्रेन के साथ साथ प्रोटॉन पंप होना चाहिए। प्रोटॉन पंप क्या करेगा? एक तरफ से प्रोटॉन को धकेलकर बाहर की ओर ले जाएगा, या फिर अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, मतलब पास करने के। प्रोटॉन को पास करने वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे प्रोटॉन पंप। ये एक तरह का प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटॉन को पंप करता है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पास करेगा। फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट होना चाहिए। अब प्रोटॉन को पास करना है, प्रोटॉन को पास करना है, तो एक तरफ ज्यादा होगा एक तरफ कम होगा तब ना पास होगा, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप को काम करने के लिए प्रोटॉन ग्रेडियंट का जरूरत है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का। प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा और एटीपी सिंथेज होगा। यानी कि क्या क्या है? 1 2 3 और ये 4। केमियोस्मोसिस के लिए, एटीपी प्रोडक्शन के लिए 4 चीजों का जरूरत है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप,
प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेज। तो देखो ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोलता है कि यहां पर जो एटीपी बनेगा फोटोसिंथेसिस में, जो एटीपी बनेगा लाइट रिएक्शन में, वो कैसे बनेगा? केमियोस्मोसिस के थ्रू। केमियोस्मोसिस वो प्रक्रिया है जैसे कि तुम खाना बनाते हो आग जलाकर, वैसे ही यहां पर एटीपी बनेगा कैसे? केमियोस्मोसिस के थ्रू। मतलब केमियोस्मोसिस में क्या होगा कि कुछ केमिकल्स मेम्ब्रेन के थ्रू एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, कुछ केमिकल्स मेम्ब्रेन के थ्रू एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे, ठीक है? और किधर से किधर जाएगा? कोई भी चीज कैसे ट्रांसफर होता है? हाई से लो। अगर इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब इधर हाई होगा, इधर लो होना चाहिए, ठीक है? तो ये है क्या? ये बनाए क्या है? ये है थाइलाकॉइड। ये क्या है? बहुत सारे थाइलाकॉइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर अरेंज, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे क्या थे? थाइलाकॉइड इस तरह से अरेंज थे। यही थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? तो इसके थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो PS2 और PS1 होता है, फोटोसिस्टम होता है। फोटोसिस्टम में के साथ साथ इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। तो इसमें क्या है कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें अल्टीमेटली एटीपी बनाना है। इसका काम क्या है? जैसे चूल्हे का काम क्या होता है? आग जलाते रहना, ठीक है ना? वैसे ही इसका काम है H+ बनाते रहना, H+ को जमा करते रहना, ठीक है? H+ कैसे जमा होगा? H+ आखिर इसमें जमा कैसे होगा? क्योंकि H+ ज्यादा होगा इसमें, तभी H+ बाहर जाएगा और तभी होगा केमियोस्मोसिस, और उसी केमियोस्मोसिस से एटीपी बनेगा, ठीक है? तो ये H+ कैसे कैसे जमा होता है इसमें, उसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि H2O टूटता है, लाइट यहां पड़ेगा, यहां सनलाइट पड़ रहा है, यहां सनलाइट पड़ रहा है किस पे? PS2 पे, PS2 पे। तो PS2 पे लाइट पड़ा तो उस एनर्जी से क्या हुआ? वाटर टूटा, हाफ O2 और H+। तो ये H+ इसी में जमा हो गया, ये H+ इसी में जमा हुआ। फिर ये जब इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया ETS में, साइटोक्रोम को, ये जब इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या बना था? H+ और इलेक्ट्रॉन बना था ना? ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया था, ये इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 के पास चला गया था। वही फोटोसिस्टम 2 उसको एक्साइट करता है और एक्साइट करके आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेज देता है। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन पकड़ेगा? प्राइमरी एक्सेप्टर, फिर ETS। तो उसमें था प्लास्टोक्विनोन था, देखे थे PQ लिखा हुआ था, प्लास्टोक्विनोन। तो प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस्ड होता है, प्लास्टोक्विनोन रिड्यूस होता है और फिर ऑक्सीडाइज होता है। तो रिड्यूस होने के लिए H+ बाहर से अंदर आएगा। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर क्या है? ये तो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। तो थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन का बाहर क्या होगा? क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट में दो चीज था, एक तो मेम्ब्रेनस सिस्टम और दूसरा स्ट्रोमा। तो बाहर क्या है? स्ट्रोमा। बाहर क्या है? स्ट्रोमा, ठीक है? तो स्ट्रोमा में भी H+, स्ट्रोमा में भी H+ होता है, ठीक है? तो इधर तो ये बाहर से H+ लेकर इसको रिड्यूस करता है प्लास्टोक्विनोन को, और ये प्लास्टोक्विनोन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है और H+ अंदर ले आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके साइटोक्रोम को H+ अंदर डाल देगा, ठीक है ना? मतलब जब इलेक्ट्रॉन पास होगा वहां से H+ अंदर आएगा, ठीक है ना? तो प्लास्टोक्विनोन पास किया तो वो H+ अंदर लाया। फिर साइटोक्रोम पास किया इलेक्ट्रॉन,
तो एक प्रोटॉन अंदर आया H+, ठीक है ना। फिर ये किसको ट्रांसफर कर दिया, PS1, ठीक है ना। तो यहां से H+ जमा हुआ, यहां से H+ जमा हुआ, यहां से H+ जमा हुआ। ये तो खैर अंदर का ही H+ था, ठीक है ना। लेकिन ये बाहर का H+ आया, ठीक है, और ये भी बाहर का H+ आया। और PS1 के बाद फिर एक्साइटेड होता है, यहां पर भी सनलाइट पड़ता है, तो यहां से एक्साइटेड होने के बाद किसके पास जाता है इलेक्ट्रॉन, NADP+ को रिड्यूस करता है और NADPH बनाता है। तो ये जो H+ आया, ये भी H+ कहां से आया, बाहर से। बाहर से कहां से, स्ट्रोमा से। तो स्ट्रोमा का H+ खत्म हो रहा है कि नहीं, स्ट्रोमा का H+ खत्म हो रहा है और अंदर जमा हो रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि H+ अंदर ज्यादा हो जाएगा, धीरे धीरे H+ क्या होगा, अंदर ज्यादा हो जाएगा और बाहर कम हो जाएगा। बाहर का H+ कम और अंदर का H+ ज्यादा। तो इसके कारण एक ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, मतलब अंदर में ज्यादा और बाहर में कम। यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब इधर का ग्रेडियंट ज्यादा है पोटेंशियल ग्रेडियंट और इधर का कम हो गया, क्योंकि इधर से बाहर से निकल के अंदर आ गया है। और बाहर का ये भी NADP को रिड्यूस करने में भी H+ खत्म हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अंदर लगातार वाटर टूट रहा है, H+ जमा हो रहा है, ठीक है। तो ये लगातार काम हो रहा है। इसी से क्या हुआ, अंदर का H+ बढ़ गया और बाहर का H+ घट गया। अंदर H+ क्या हुआ, बढ़ गया और बाहर H+ घट गया, ठीक है। और इसी कारण एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है जिसको बोल रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्योंकि ये आयन है और कैसा, केमिकल से बना हुआ, केमिकल का आयन है और उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, उसका एक पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। ये जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, उसी को बोल रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब ये एक तरह का फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं, बाहर की ओर जाने के लिए। इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो अंदर से बाहर जाने के लिए एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा। उसी फोर्स को बोल रहे हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू हुआ है, इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं। अब ये फोर्स क्रिएट होगा बाहर से अंदर, अंदर से बाहर की ओर। तो यहाँ पे इसके मेम्ब्रेन में क्या लगा रहता है, ये प्रोटीन सिंथेज। यहाँ पर एक प्रोटॉन पंप लगा हुआ है, एक प्रोटॉन पंप जो इस प्रोटॉन को निकालेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा ना, तो इस प्रोटॉन को बाहर निकालेगा, इस प्रोटॉन को बाहर निकालेगा। और बाहर निकलते समय यहाँ पर ATP सिंथेज एंजाइम होगा। जैसे ही H+ इसको मिलेगा, यहाँ पर ADP रहेगा, ADP-IP, ADP-IP से ये बना देगा क्या, ATP। तो जब H+ निकलेगा तब ADP-IP से ATP बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ATP बनते रहेगा। तो ये जो भी पता लगा है सिस्टम ATP बनाने का, ये कैसे, कौन बताता है, कौन सा हाइपोथेसिस, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। इसी के थ्रू बोला जाता है कि सबसे पहले तो मेम्ब्रेन चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए सेमी परमिएबल, और उसमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होना चाहिए, और उसके बाद प्रोटॉन पंप होना चाहिए और ATP सिंथेज होना चाहिए। ये सब के मदद से क्या होगा, ATP बनेगा, ठीक है। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर सबसे पहले। और ये कहाँ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर हो रहा है, थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर। अकर्स इन द इनर साइड, वही लिखे इनर साइड ऑफ द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड का
मेम्ब्रेन के अंदर। सो द प्रोटॉन एक्युमुलेट, वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा और H+ निकलेगा, वही H+ है प्रोटॉन, और वही जमा हो जाएगा अंदर। वही H2O टूटकर हाफ H+ में टूटेगा और H+ इसमें जमा होने लगेगा अंदर, ठीक है ना। वही लिखे प्रोटॉन एक्युमुलेट इन द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। इसको क्या बोलते हैं अंदर वाला साइड को? ल्यूमेन। तो वाटर टूटेगा तो H+ ल्यूमेन के अंदर जमा होगा। As electron moves across the photosystem, proton are transported across the membrane. H+ तो जमा हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो था वो किसके पास गया? फोटोसिस्टम के पास, और फोटोसिस्टम से प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया, ठीक है। अब प्राइमरी एक्सेप्टर के पास गया तो आगे पास होने लगा वो इलेक्ट्रॉन आगे ETS में पास होने लगेगा। It is due to the removal of proton from the stroma for the flowing region. अब ये जो इलेक्ट्रॉन पास होगा ETS में, उसके कारण स्ट्रोमा का H+ अंदर आएगा। स्ट्रोमा का H+, स्ट्रोमा कहाँ है? थाइलाकॉइड के बाहर। थाइलाकॉइड के बाहर का हिस्सा जो है वह स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में जो H+ है वो अंदर आएगा किसके थ्रू? जब ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो कैसे होता है ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर? तो उसका पहला रीजन है कि प्राइमरी एक्सेप्टर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। जब फोटोसिस्टम से निकलेगा तो प्राइमरी एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, और वो किधर रहता है? लोकेटेड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन के इधर साइड में रहेगा प्राइमरी एक्सेप्टर, ठीक है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन पकड़ के ये एक हाइड्रोजन कैरियर को देगा। किसको देगा? इट ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू H+ कैरियर, मतलब H+ को ढो रहा होगा, H+ को पकड़ के कहीं ले जा रहा होगा। कहां से? स्ट्रोमा से, ठीक है ना। तो H+ कैरियर को इलेक्ट्रॉन देगा। सो दिस मॉलिक्यूल रिमूव ए प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा। जब H+ कैरियर को इलेक्ट्रॉन देगा ना तो वो H+ इसको दे देगा, अंदर डाल देगा, ठीक है ना। तो इस तरह से H+ अंदर आएगा। अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, मतलब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और उसको हाइड्रोजन कैरियर के पास ट्रांसफर किया, उसके कारण हाइड्रोजन अंदर आया, ठीक है ना। और फिर वाटर भी टूटा था, वाटर के टूटने के कारण भी अंदर हाइड्रोजन जमा हुआ। दो चीज के कारण हाइड्रोजन अंदर जमा हो रहा है, एक तो ETS के थ्रू और एक वाटर के टूटने के। और तो दो चीज से अंदर H+ जमा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन NADP रिडक्टेज क्या कर रहा है? NADP रिडक्टेज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, मतलब ये मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड का, और इसके बाहर वाले साइड में है क्या? NADP रिडक्टेज, जो NADP को रिड्यूस करेगा, यानी कि उसमें H+ और इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा। तो ये है बाहर में, तो बाहर में H+ ऐड करेगा, तो बाहर H+ कहां से आएगा? स्ट्रोमा से। ये बाहर क्या है? ये सब इसके बाहर स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा से H+ लेगा ये और NADP को दे देगा, NADPH बना देगा, ठीक है। तो ये जो H+ बाहर से लिया तो बाहर का H+ घटा कि नहीं? घटा। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू अंदर प्रोटॉन आ रहा है, हाइड्रोजन H+ अंदर आ रहा है, और जिसके कारण इसमें H+ बढ़ रहा है, और बाहर जो है NADP रिडक्टेज उसको घटा रहा है। बाहर का H+ NADP रिडक्टेज उसको डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अंदर में बहुत ज्यादा H+ ज्यादा हो जाएगा और बाहर में H+ बहुत कम हो जाएगा,
ठीक है ना। वही लिखा, दिस प्रोटॉन आर आल्सो रिमूव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन, हेंस प्रोटॉन इन स्ट्रोमा डिक्रीजेज। स्ट्रोमा बाहर में, स्ट्रोमा मतलब बाहर में प्रोटॉन घट रहा है और अंदर में बढ़ रहा है। वही इंक्रीजेज, ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है, इसको ल्यूमेन बोलेंगे। ल्यूमेन में इंक्रीज कर रहा है। तो वही यहाँ पर दिखाए हैं कि ल्यूमेन में H+ बढ़ रहा है और H+ बढ़ेगा तो pH घटेगा। तो अगर ल्यूमेन का pH पूछा जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रोमा के कंपैरिजन में डिक्रीजेस रहेगा, कम रहेगा, ठीक है ना। और ये कब की बात है, जब लाइट रिएक्शन चल रहा है, जब एटीपी बन रहा है, उस समय की बात है, ठीक है। देखो इधर, तो ये लास्ट स्टेप है एटीपी प्रोडक्शन का। H+ अंदर जमा हो गया ल्यूमेन के अंदर, जिससे भी जमा होना था, ठीक है ना। अब H+ जमा होने के बाद एक प्रेशर क्रिएट हो गया है, जिसको बोलेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट, ठीक है ना। उस प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा बाहर की ओर, जिससे H+ बाहर आएगा। लेकिन कहां से आएगा, जहां पर प्रोटॉन पंप होगा, जहां पर प्रोटॉन पंप होगा। ये प्रोटॉन पंप H+ को बाहर निकालने में मदद करेगा, ठीक है ना। पंप का काम ही होता है, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब ये एक ऐसा प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन के आर पार है। बहुत सारे देखे थे इंटीग्रल प्रोटीन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो उसी का टाइप है ये प्रोटॉन पंप। ये क्या करेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा अंदर तो हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा, और बाहर निकालेगा तो उसमें एक एनर्जी होगा। उस एनर्जी के कारण इस जो एटीपी सिंथेज एंजाइम है उसमें कुछ चेंज आएगा, मतलब ये एक्टिवेट होगा एक तरीके से। और जैसे ही H+ यहाँ से पार होगा, यहाँ पर ADP एडेनिन डाइफॉस्फेट रहेगा, और वहां से एक फास्फोरस लेगा IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जोड़ देगा, बना लेगा क्या, ATP। तो जब H+ पार होगा तभी ये ADP IP जोड़ने का ये क्षमता रखेगा, नहीं तो नहीं, ऐसे नहीं जोड़ सकता है। ऐसे ऐड फास्फोरस नहीं ऐड कर, फास्फोरस ऐड होने के लिए क्या होना चाहिए, H+ आना चाहिए। ये हाइड्रोजन पास होना चाहिए, क्योंकि उससे इसको एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना। उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ये एटीपी बनाता है, एटीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। जहां पर 2 फॉस्फेट जुड़ा हुआ था, यहाँ पर 3 फॉस्फेट जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा एटीपी, और ऐसा ही तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ बराबर ना हो, ठीक है ना। तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों तरफ बराबर ना हो, ठीक है। तो इस तरह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और ये कैसे पता चला, इसको कौन एक्सप्लेन किया, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि बताता है कि एटीपी कैसे बनता है, केमियोस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। और केमियोस्मोसिस प्रोसेस मतलब केमिकल का ऑस्मोसिस होना, केमिकल का आयंस का ऑस्मोसिस होना। ये क्या है, आयन है, उसका ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस मतलब क्या बताए थे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर होना मेम्ब्रेन के थ्रू। बीच में मेम्ब्रेन रहेगा, एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन होगा, एक तरफ कम होगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना ऑस्मोसिस कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ पर वही चीज आयन के थ्रू हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोले, केमियोस्मोसिस, ठीक है। ग्लूकोज बनाने का प्रोसेस वैसा ही है जैसा कि हम लोग घर में खाना बनाते हैं, ठीक है ना। घर में खाना भी कैसे बनाते हैं, पहले चूल्हा जलाते हैं और फिर सब्जी वगैरह उस पे डालते रखते हैं तो उस पे पक जाता है, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पे भी पहले चूल्हा जलाना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी चीज पकाना है तो पकाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। पकाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और यहाँ पर वही एनर्जी कौन देता है, सनलाइट, ठीक है ना।
तो सनलाइट तो अब जैसे कि चूल्हा में आग जलाना है तो आग किस में लगाया जाएगा? लकड़ी में, या फिर जो भी ज्वलनशील पदार्थ होगा उसमें आग लगाएंगे। तो यहां पर आग लगेगा कैसे? तो देखो यहां पर वो चूल्हा है, पत्ती के अंदर जो चूल्हा है वो है थाइलाकोइड, ठीक है ना? ये है थाइलाकोइड। तो थाइलाकोइड का दो पार्ट है, एक तो उसका मेम्ब्रेन है, एक तो उसका मेम्ब्रेन है और उसके अंदर का खाली जगह जिसको बोलते हैं ल्यूमेन। अंदर क्या है? खाली जगह, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। अब इसमें है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम मतलब वो जैसे कि लकड़ी हम इकट्ठा कर देंगे चूल्हे में, ठीक है ना? अब अचानक से नहीं उसमें आग लग जाएगा, उसको उसमें तेल डालना पड़ेगा, ठीक है ना? तेल डालना पड़ेगा तब आग लगेगा, उसमें माचिस जलाएंगे। तो यहाँ पर भी वो तेल का काम कर रहा है कौन? क्लोरोफिल, फोटो सिस्टम, वही तेल का काम कर रहा है। जितना भी सनलाइट पकड़ रहा आ रहा है उसको पकड़ ले रहा है, ठीक है ना? जितना भी सनलाइट आ रहा है उसे पकड़ ले रहा है। अब पकड़ के क्या कर रहा है? अंदर का H2O है उसको तोड़ दे रहा है, उसको तोड़ दे रहा है। ये है PH2 जहां पर क्लोरोफिल अरेंज है। तो ये एनर्जी, सनलाइट का एनर्जी से H2O को O2 और H प्लस में तोड़ दे रहा है। O2 तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना? ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में, और H प्लस यहाँ जमा होने लगेगा, H प्लस यहाँ जमा होने लगेगा। तो पहला सोर्स है H प्लस का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। पहला है सोर्स मतलब स्रोत जहां से H प्लस आ रहा है, वो पहला चीज है कि H2O का टूटना। H2O टूटेगा तो H प्लस आएगा। सेकेंड है यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और ETS में ट्रांसफर हो जाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर उसको एक्सेप्ट करेगा, पकड़ेगा इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में जो गया और वो ट्रांसफर कर देगा ETS। तो ETS में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम में। वो जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो वहां से हाइड्रोजन, बाहर से हाइड्रोजन आता है, ठीक है ना? बाहर होता है हाइड्रोजन कैरियर, बाहर के हाइड्रोजन को अंदर लेके जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है ना? एक साइटोक्रोम से दूसरे साइटोक्रोम में, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर में ट्रांसफर होगा तो H प्लस अंदर आएगा। तो दूसरा सोर्स है H प्लस अंदर आने का ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आइए अल्टीमेटली कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? PS1 में, PS1 में। और यहाँ पर है एक और चीज, NADP रिडक्टेज एंजाइम। यहाँ पर क्या है? NADP रिडक्टेज एंजाइम। तो यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा किसके पास? NADP प्लस के पास। तो ये रिड्यूस हो जाएगा और इससे H प्लस और जुड़कर NADPH बन जाएगा, ठीक है? तो ये H प्लस बाहर का ही लिया है, बाहर का ही लिया। तो बाहर H प्लस घटा क्योंकि बाहर का H प्लस ये जोड़ लिया आपने, और यहां से भी H प्लस आया है ETS के थ्रू, और वाटर से टूटा है H प्लस तो इस ल्यूमेन में ही जमा हुआ है, ल्यूमेन में ही जमा हुआ है।
तो यहाँ से भी H प्लस आ रहा है, यहाँ से भी H प्लस आ रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पर H प्लस स्टोर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यहाँ पर H प्लस बढ़ जाएगा, अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और बाहर कम पॉजिटिव होगा, बाहर में भी H प्लस है लेकिन कम है। कम क्यों हुआ? क्योंकि बाहर से अंदर आया है और यहाँ से भी रिड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जमा होते होते अंदर और बाहर के मेम्ब्रेन के बीच में, अंदर और बाहर मेम्ब्रेन के बीच में एक ग्रेडियंट बनेगा। ग्रेडियंट तब बनता है जब कोई डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि अंदर में H प्लस ज्यादा है और बाहर में H प्लस कम है, तो इसी को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा तो एक प्रेशर क्रिएट होगा, इसके अंदर बाहर की ओर प्रेशर क्रिएट होगा। तो यहाँ पर होता है एक प्रोटीन जिसको बोलते हैं प्रोटॉन पंप। मेम्ब्रेन के बीच बीच में प्रोटीन होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो मेम्ब्रेन के आर पार होता है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन के आर पार। तो इसे बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करता है? किसी भी चीज को बाहर लाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो इस मेम्ब्रेन प्रोटीन का दो पार्ट है, F0 और F1, और इसी के पास होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम, एटीपी सिंथेज एंजाइम, ठीक है। तो जब प्रेशर बनेगा तो ये H प्लस बाहर आएगा, ये H प्लस बाहर आएगा इस प्रोटीन पंप के थ्रू। इसको क्या बोलेंगे? प्रोटॉन पंप। प्रोटॉन पंप है, ये प्रोटॉन को पंप करेगा बाहर की तरफ। कब? जब प्रेशर लगेगा, ठीक है ना, जब प्रेशर ग्रेडियंट काम करेगा। और जब H प्लस बाहर आएगा उस समय इस एटीपी सिंथेज में कुछ चेंज आएगा, जिसके कारण ये एक्टिवेट होकर यहाँ पर होगा एडीपी प्लस आईपी, इसको चेंज कर देगा एटीपी, ठीक है ना। और यही एटीपी तो हमको चाहिए था, यही तो आग चाहिए था खाना पकाने के लिए। अब जैसे ही एटीपी बनते जाएगा करेगा खाना पकाने। साथ